अगर आप चार धाम की यात्रा पर निकलने का विचार कर रहे हैं, छुट्टियों में उत्तराखंड जाने का विचार कर रहे हैं, तो बहुत सोच समझ कर इस विचार को अंजाम दीजिएगा। और वो इसलिए क्योंकि जो उत्तराखंड में अभी हो रहा है वो अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था और कुव्यवस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। धर्म और आस्था ये अपने आप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा है साहब। लेकिन चार धाम यात्रा पर जितनी भीड़ उत्तराखंड की तरफ आज अग्रसर है, इसने पूरे सिस्टम को तबाह कर दिया है, तोड़ कर रख दिया है, चकनाचूर कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको चार धाम की यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, हृदय विदारक है। चार धाम की यात्रा में इतनी भीड़, ऐसी भीड़ अभी तक किसी ने नहीं देखी थी। इन तस्वीरों को देखिए, सड़कों पर 24 घंटे से लेकर 30 घंटे का जाम है। आप सोचिए जरा, 40-45 किलोमीटर लंबा जाम। हरिद्वार से 170 किलोमीटर की दूरी पर बारकोट है और यहां पर पूरे रास्ते पर जाम है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये हम आपको दिखाकर आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप चार धाम की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो कृपा करके मत जाइए, क्योंकि आप दर्शन नहीं करेंगे, आप अपने आप को, अपने पूरे परिवार को कष्ट के एक ऐसे दौर से गुजारेंगे जिसके लिए आपका परिवार शायद आपको कभी माफ नहीं करे। 25-25, 30-30 घंटे लग रहे हैं लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। गंगोत्री, यमुनोत्री धामों के लिए जो रास्ते हैं उसमें 4 दिन तक लग जाते हैं, 5 दिन तक लग जा रहे हैं लोगों को पहुंचने में, क्योंकि रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अभी तक सिर्फ 4 दिन का आंकड़ा हमारे पास है, क्योंकि चार धाम की यात्रा को शुरू हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं साहब। 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 11 लोग पहुंच ही नहीं पाए चार धाम के अपने गंतव्य स्थान पर। इन सब की उम्र 50 वर्ष से अधिक थी। इनमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी मृत्यु गाड़ी में इंतजार करते करते हो गई। इनकी अभिलाषा अधूरी रह गई, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम तक पहुंचने की। और यह इसलिए क्योंकि आप जरा सोचिए, तकरीबन 2 लाख लोग चार धाम की यात्रा पर बाहर निकल चुके हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? यह इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले आप समझिए कि चार धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का जो पूरा जाल है बहुत अच्छा बना दिया गया है। गाड़ियों से सरपट आप निकल सकते हैं और हरिद्वार के रास्ते होते हुए चार धाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रास्ते इतने चौड़े नहीं हैं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ियों को खड़ा करने के लिए उनके लिए पार्किंग नहीं है, सड़क नहीं है, उसके साथ साथ लोगों के ठहरने का इंतजाम नहीं है, होटल नहीं है, रेस्टरूम्स नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है जहां लोग खाना खा सके। और यह अभाव हर किसी को पता है इसके बारे में। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? प्रशासन के पास क्या इसकी कोई जानकारी नहीं थी? क्या कोई आकलन नहीं है कि कितने लोगों को आपको चार धाम की यात्रा पर जाने देना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि चार धाम की यात्रा पर जाने से पहले उत्तराखंड की सरकार यह सुनिश्चित करती है कि आपने चार धाम की यात्रा के लिए डिजिटली, ऑनलाइन, क्या आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं किया है। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं साहब, 26,73,000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है चार धाम यात्रा के लिए। 26,73,000 लोग। आप समझ सकते हैं इतने लोग कहां जाएंगे वहां पर? 1.5 लाख लोग तो सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अभी कपाट को, मंदिर के कपाट को खुले हुए 4 ही दिन हुए और ये जो यात्रा है, ये यात्रा नवंबर तक चलने वाली है। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर, जैसे हमने आपको दिखाया कि 1.5 लाख लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मंदिर जो है वो नवंबर तक खुले रहेंगे और लोगों में इतनी होड़ है, लोग चाहते हैं कि पहले चले जाएं ताकि दर्शन में बहुत दिक्कत ना हो, आसानी से वहां पर दर्शन हो सके। लेकिन हर समय जितने प्रेशर को आप झेल रहे हैं, वहां का जो पूरा इकोसिस्टम उसको झेल ही नहीं सकता। आप जरा सोचिए, इतने ही दिनों में, पिछले साल पहले 5 दिनों में 52,000 यात्री पहुंचे थे। इस बार 2 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, 4 गुना ज्यादा। आप जरा सोचिए कि आखिरकार ये एवरेज कहां तक निकलेगा, कोई कैसे दर्शन कर पाएगा। बीते साल यानी कि 2023 में 16 दिनों में जितने लोगों ने मंदिरों में दर्शन किए थे, 4 दिन में उससे ज्यादा लोगों ने वहां पर दर्शन कर लिए। स्थानीय प्रशासन को इसका कोई अंदाजा नहीं है। स्थानीय प्रशासन बिल्कुल पंगु बन के बैठा हुआ है और श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। जाम इतना जबरदस्त है कि वहां पर लोग 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसे हैं
खाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है, रास्ते में कोई ढाबा, रेस्टोरेंट, कोई भी ऐसी चीज नहीं है, पीने के लिए पानी न के बराबर मिल रहा है, लोगों को ब्लैक में पानी खरीदना पड़ रहा है जिसकी कीमत 100 से 150 रुपए प्रति बोतल है। आमतौर पर पानी की एक बोतल 20 रुपए में मिला करती है। शौचालय की इतनी जबरदस्त दिक्कत है कि स्थानीय लोगों से मदद लेकर लोग वहां शौचालय का उपयोग कर पा रहे हैं। कहीं कहीं तो 100-100, 200 रुपए देने पड़ रहे हैं लोगों को ताकि वो शौचालय का इस्तेमाल कर सकें। लोगों के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर है कि या तो आप गाड़ी के भीतर ही सोए या बाहर निकलकर सोने का कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं है। गलती से अगर कोई अपव्यय हो गया या कहीं कोई दिक्कत आ गई या कोई पहाड़ या चट्टान खिसक गया तो सोचिए क्या होगा। प्रशासन ने इस बारे में कहीं कोई इंतजाम नहीं किया है। पूरे रास्ते में आपको पुलिस भी ना के बराबर दिखेगी और स्थानीय प्रशासन तो लापता है। प्रशासन की बार बार यही कहने की बात है और प्रशासन से जब पूछा जा रहा है कि भाई आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं, क्यों लोगों को नियंत्रित नहीं करते, तो कहते हैं कि ऑनलाइन यात्री अपनी जो तारीख दी गई है उससे बहुत पहले निकल जाते हैं और पहले पहुंच जा रहे हैं। हम इसके बारे में क्या करें? देखिए डीजीपी साहब अभिनव कुमार जी का क्या कहना है इसके बारे में। वर्ष 2024 की चारधाम यात्रा 10 मई को शुरू हुई थी जब 3 धामों के कपाट खुले थे और जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम थे, और 12 मई को बद्रीनाथ जी धाम के कपाट खोले गए। और सिर्फ 4 दिनों की यात्रा में ये ऑलरेडी ये आंकड़ा 2 लाख से अधिक क्रॉस कर चुका है। श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए लगातार क्यूज़ लगी हैं और साथ ही साथ जो हमारे ट्रैक रूट हैं और जो यात्रा का मोटर मार्ग है वहाँ पर भी कई जगह भारी ट्रैफिक चल रहा है और कई जगह ट्रैफिक जैम की या ट्रैक रूट पे भी कई जगह थोड़ा जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब जरा आप खुद ही सोचिए, जब स्थानीय प्रशासन ही मान रहा है कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं हो पा रही, इतने लोग पहुंच रहे हैं कि उनके लिए इंतजाम कर पाना मुश्किल है, तो इस सवाल ये उठता है कि फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन आप क्यों करवा रहे हैं साहब? रजिस्ट्रेशन का मतलब तो यही होता है ना कि आप उतने ही लोगों को आने की अनुमति दें जितने लोगों को वहां पर व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। अब सवाल ये खड़े होते हैं कि जब इतनी बड़ी तादाद में यात्री वहां पहुंच रहे हैं तो प्रशासन इसके बारे में चुप्पी साधे क्यों बैठा है? क्या प्रशासन को पता नहीं है कि कितने होटल हैं, होटल में कितने यात्री ठहर सकते हैं, सड़क पर कितने यातायात का वाहन लिया जा सकता है, कितना लोड लिया जा सकता है? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है कि पार्किंग स्लॉट्स कितने हैं, कितनी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं? जब इन सब चीजों की जानकारी प्रशासन को है तो प्रशासन आखिरकार कर क्या रहा है? आंख मूंद कर बैठा हुआ है। बिना इंतजाम किए हुए 27 लाख यात्रियों के रजिस्ट्रेशन की बात सामने कैसे आ रही है? रजिस्ट्रेशन खुला ही कैसे इतने लोगों के लिए? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। भाई अगर जिसको चाहे वो रजिस्ट्रेशन कर ले और गाड़ी उठाए और दंदलाता हुआ उत्तराखंड पहुंच जाए तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे? किसको रोक लेंगे? ज्यादा यात्री आ रहे हैं तो पोर्टल बंद कीजिए। इसके बारे में कोई बातचीत क्यों नहीं हो रही है? व्यवस्था नहीं है, सुविधाएं नहीं है और कहा जा रहा है कि यात्री बहुत ज्यादा आ रहे हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहूंगा। जरा बताइए, हमारे ही देश में हम जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हर साल आयोजित करते हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए जहां पर अटल टनल है। उस टनल से जितनी गाड़ियां निकलती हैं या जाती हैं उसके लिए भी पूरा एक प्रोसेस है। सबसे पहले मैं आपको अमरनाथ की बात बताता हूं। अमरनाथ यात्रा के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड एडवाइजरी जारी करता है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए निर्देश जारी करता है। गुफा में जाने के 2 रास्ते हैं, पहलगाम और बालटाल। दोनों रास्तों पर यात्रियों को तभी छोड़ा जाता है जब यात्री जो गए हैं दर्शन करने के लिए वापस आ जाएं, यानी कि नंबर ऑफ टूरिस्ट, जितनी यात्री होते हैं, जितने श्रद्धालु होते हैं, उनकी संख्या मापी जाती है और उसके आधार पर लोगों को आगे जाने दिया जाता है। ये बात उत्तराखंड में क्यों नहीं हो रही है साहब? यहां पर गाड़ियों की संख्या पर नियंत्रण क्यों नहीं है? गाड़ी में कितने यात्री जा रहे हैं इसके बारे में कोई जांच क्यों नहीं है? किसी भी बस में कितना व्यक्ति बैठा है इसके बारे में कोई जांच क्यों नहीं कर रहा? कोई इसकी पड़ताल क्यों नहीं कर रहा? पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन क्यों चुप्पी साधे बैठा है? इसके साथ साथ जब भीड़ ज्यादा होती है अमरनाथ में तो वहां पर क्या किया जाता है? जो यात्री होते हैं उनको बेस कैंप पर ही रोक दिया जाता है और तब तक रोका जाता है जब तक कि ऊपर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो। यह बात हरिद्वार में या फिर ऋषिकेश में लागू क्यों नहीं की जाती? भाई जिनको जाना है वो पहले पहुंच गए हैं, अगर उनको आप हरिद्वार पर रोक दीजिए
उनको आप ऋषिकेश पर रोक दीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे? आपने ही देश में एग्जाम्पल्स हैं, आप उसको फॉलो क्यों नहीं करते? यात्रियों की इतनी बड़ी संख्या जब मंदिर में पहुंच रही है तो वहां पर मंदिरों में भी तो आपको लोगों के अंदर घुसने पर रोक लगानी पड़ेगी। ऐसे में तमाम सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखता हूं। हिमाचल में अटल टनल है साहब। जैसे आप मनाली के आगे जाएं, अटल टनल को क्रॉस करने के लिए आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और अगर आपको रजिस्ट्रेशन का स्लॉट नहीं मिलता है तो आप उस दिन नहीं जा सकते। जितनी गाड़ियां अटल टनल को क्रॉस करती हैं उससे ज्यादा गाड़ियों को अटल टनल से वापस आना होता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके बारे में मूवमेंट रोक दिया जाता है। आज उत्तराखंड के प्रशासन के पास इतने तमाम एग्जाम्पल्स हैं, किस बात का इंतजार किया जा रहा है उत्तराखंड के प्रशासन के द्वारा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड की सरकार ने, केंद्र सरकार ने चार धाम को लोगों तक पहुंचाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। सड़कें अच्छी बना दी गई हैं, रहने के इंतजाम अच्छे कर दिए गए हैं, लोग वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर स्थानीय प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यात्री या सरकार का प्रशासनिक अमला? और यही सवाल मैं आपके सामने उठा रहा हूं, और इसलिए आपसे आग्रह भी करता हूं, अगर आप चार धाम यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं साहब, अगर आप उत्तराखंड की यात्रा करना चाहते हो, कृपा करके अपने प्लान को बदल दीजिए। इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, खास करके वृद्ध, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। इतनी गर्मी है, इंतजाम सही नहीं है। अगर आपके परिवार में कुछ अनहोनी हो गई तो भगवान का दर्शन तो दूर, अनहोनी को आप संभाल रहे होंगे। क्या इसीलिए दर्शन करना चाहेंगे आप? इसलिए आज आवश्यक है कि उत्तराखंड की सरकार जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। कुछ चीजें बरती गई हैं, जैसा कि अभी बताया गया है कि 16 मई तक के लिए रजिस्ट्रेशन को रोकने की कवायद है, लेकिन जब 26 लाख रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन 2 दिन को रोककर क्या मिल जाएगा साहब? कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उत्तराखंड की सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही यात्रियों के लिए, और आज यात्रियों को खुद अपनी सुविधा का ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप चार धाम की यात्रा पर निकल रहे हैं तो कृपा करके बिल्कुल अच्छे तरीके से संभल कर जाइए और प्रशासन से मदद लेकर जाइए। सरकार ने अपना काम जो करना है वो अलग है, लेकिन प्रशासनिक अमले की विफलता को प्रदर्शित करना बिल्कुल आवश्यक है, और इसे समझते हुए ही आप अपना फ्यूचर प्लान बनाइएगा साहब, अन्यथा बहुत मुश्किलें होंगी।